अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। लास्ट टाइम हम कवर कर रहे थे फंक्शंस, और हमने एनाटॉमी ऑफ फंक्शन कवर किया था, और उससे पहले फाइल हैंडलिंग का टॉपिक हमने कवर किया था। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके। तो हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया था फंक्शंस के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इस पजल से इसका मैं ओवरव्यू देता हूँ कि सबसे पहले एक फंक्शन डेफिनेशन होती है जिसके अंदर एक कीवर्ड होता है डिफाइन। उसके बाद फंक्शन का नेम होता है, जैसे यहाँ बिंकी लिखा हुआ है। और उसके बाद कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स यानी हम उसको बता देते हैं कि आपके पास कोई ना कोई नेम आएगा, कोई एज आएगा, कोई रिपोर्ट आएगा। ये डिफरेंट पैरामीटर्स हम डेफिनेशन के टाइम उसको बता देते हैं। अब ये जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पर, ये जस्ट प्लेस होल्डर होते हैं। यानी ये नहीं है कि मैंने जब इस फंक्शन को कॉल करना है या इस फंक्शन से मैंने कोई काम लेना है तो मैंने नेम लिख कर ही या नेम के अंदर वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करके ही उस फंक्शन को कॉल करना है। ये जरूरी नहीं है। मैं फंक्शन की जगह, नेम की जगह, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैं कैरल भी लिख सकता हूँ, या मैं हमजा भी लिख सकता हूँ, या मैं पाइथन भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, बल्कि ये एक प्लेस होल्डर है। तो ये पजल में उन्होंने ऐसे बताया कि जैसे ये प्लेस होल्डर है नेम, तो ये फर्स्ट जगह पर यहाँ लिखा हुआ है, तो इसकी जगह जो फर्स्ट जगह पे मैंने कैरल लिखा, तो वो इस जगह पे जाके फिक्स हो जाएगा फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। इसी तरह एज है, उसकी जगह 22 फिक्स हो जाएगा। कॉल पे जब हम 22 लिखेंगे डेफिनेशन में, वो इस जगह जाके फिक्स हो जाएगा। और इसी तरह जहाँ रोबोट है तो उसकी जगह जो भी वैल्यू है वो यहाँ स्टोर होगी। और इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो भी मैंने अपने, जो जब ये यहाँ पे मैं वैल्यू पास करूँ, इसको कहते हैं आर्गुमेंट्स। तो जो मेरे आर्गुमेंट्स पास हुए हैं डेफिनेशन के अंदर, मैंने कोई ना कोई स्टेप्स लिखे होंगे, या कोई ना कोई मैं उनके साथ प्रोसीजर कर रहा हूँ, कोई एक्शन कर रहा हूँ, कुछ एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ। तो वो फंक्शन सारा रन होगा। और अल्टीमेटली अगर उस फंक्शन के अंदर कोई प्रिंट स्टेटमेंट है तो वो उसको डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पर रन होने के बाद। और अगर प्रिंट, ज़्यादातर हम फंक्शन में प्रिंट स्टेटमेंट नहीं डालते, ज़्यादातर हम फंक्शन में रिटर्न यूज़ करते हैं। रिटर्न कीवर्ड जो होता है वो उस फंक्शन के अंदर जो भी हम वैल्यू रिटर्न करना चाह रहे हैं उसको रिटर्न कर देगा। और फंक्शन कॉल के बाद, अगर कॉल करने के बाद प्रोग्राम में जहां मैं करंटली काम कर रहा हूँ मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं उसको प्रिंट कर लूंगा। वो मेरी मर्जी होगी। फंक्शन कॉल में डेफिनेशन में मैं अवॉइड करूंगा प्रिंट फंक्शन को यूज करना, वहां पर मैं सिर्फ रिटर्न कीवर्ड को ही यूज करूंगा। और जो मेरा मेन प्रोग्राम है वहां पर मैं प्रिंट को यूज कर सकता हूँ कॉल करने के बाद। अच्छा, फंक्शन हेडर कमेंट्स कोई इतनी, मतलब कंपलसरी चीज़ नहीं है, लेकिन अच्छा है कि आप शुरू में कमेंट्स डाल दें। जब आपने डिफाइन किया, फंक्शन का नेम लिखा और उसके पैरामीटर्स लिखे, तो आप बता दें कि ये फंक्शन के क्या क्या पैरामीटर्स पास होंगे। पहला मीटर पैरामीटर जो है वो कोई इंटीजर होगा, दूसरा कोई स्ट्रिंग होगी, तीसरा कोई फ्लोट होगा, और ये फंक्शन उनके साथ ये चीज़ें करेगा, और इस फंक्शन को लिखने का मेरा ये मकसद है। तो ये मैं अपने फंक्शन के हेडर में चीज लिख सकता हूँ, ताकि अगर कोई बंदा उस फंक्शन को रन करना चाहे तो वो बस हेडर वाली जगह देख के समझ ले कि ये फंक्शन मेरी वैल्यूज, प्रोवाइडेड वैल्यूज के साथ क्या काम करेगा। उसको पूरा कोड पढ़ के समझना ना पड़े। उसके बाद फंक्शन बॉडी होती है। फंक्शन बॉडी में जो भी, मतलब यहाँ पैरामीटर्स पास हुए हैं उनके साथ मैंने कोई एक्शन करना है, कोई व्हाइल लूप चलाना है, कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स चलानी है, वो मैं बॉडी के अंदर यहाँ पर लिख देता हूँ। रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है वो जैसे ही फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट आए, जैसे ही रिजल्ट है और उसके बाद रिटर्न, तो ये फंक्शन यहाँ खत्म हो जाता है, और ये इस रिटर्न के आगे जो चीज़ लिखी होती है वो इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू होती है। यानी अगर इस रिटर्न के आगे मैंने कुछ फंक्शन लिखा हुआ है तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर फर्दर मैंने कोई बॉडी बनाई हुई वो नहीं चलेगी, बस ये रिटर्न पर आके वो फंक्शन खत्म हो जाएगा। लाइफ ऑफ अ फंक्शन के बारे में यह है कि फंक्शन की लाइफ क्या होती है, कितनी देर फंक्शन रहता है। ठीक है। तो बिहाइंड द सीन्स तो हमने देख लिया कि फंक्शन कैसे बनते हैं, और जो प्रोसेस था कॉलिंग फंक्शन का वो भी हमने देख लिया। तो इसका चलता कैसे है ये अब हमने देखना है। तो ये हम कैसे देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेन पाई एक फाइल है और उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन हुआ है। ठीक है।
तो क्या होगा कि फंक्शन जो है उसका कोई नेम होगा और इसके अंदर कुछ ना कुछ आर्गुमेंट्स पास हो रहे होंगे और कुछ कोड कोड को रन करके कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। तो होगा ये कि जब मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो फंक्शन एक्टिव हो जाएगा, जो आर्गुमेंट्स मैं पास करूंगा वो फंक्शन उनके ऊपर काम करेगा, और वो करने के बाद वो फंक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। यानी अगर उस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू उसने की है और उस फंक्शन के अंदर ही रही, उसने उसको रिटर्न नहीं किया, तो जब मैं दोबारा फंक्शन को रन करूं, फॉर एग्जांपल फंक्शन के अंदर यहाँ मैंने आई लिखा हुआ था, अब उस टाइम रन करते करते आई की वैल्यू 15 तक चली गई। अब वो फंक्शन वहां खत्म हो गया। अब दोबारा जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो आई की वैल्यू 15 नहीं होगी, बल्कि जहां से वो इनिशियलाइज हो रही थी वहीं पर वो वैल्यू रहेगी। अच्छा, फंक्शंस डिफाइन करते हुए कुछ जनरल मिस्टेक्स हो सकती हैं, जैसे हम डिफाइन का कीवर्ड लिखना भूल जाएं, कॉलन डालना एंड पर भूल जाएं, या पेरेंथेसिस जो होती हैं, ब्रैकेट्स होती हैं, वो डालना भूल जाएं, या फिर जो पैरामीटर्स पास किए हैं उनके दरमियान हम कोमा डालना भूल जाएं, और फंक्शन के अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया। तो ये टेक्निकली तो हम कर सकते हैं, ठीक है, और लेकिन अटेंशन आपकी नहीं थी, और मतलब आप समझ रहे थे एडेंटेशन वाला पाइथन का कि मेन फंक्शन यहाँ डिफाइन हुआ था, और उसके बाद आपने एक और फंक्शन जब डिफाइन करना था तो आपने आगे स्पेस के साथ डिफाइन कर दिया, जबकि उसको आपको स्टार्ट से डिफाइन करना चाहिए था। तो ये एक एरर फंक्शन डेफिनेशन में भी काफी कॉमन है। रिसेंटली भी मैंने एक कोड में देखा था, जो कोड इन प्लेस का एक कोड था। ठीक है, इस यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फंक्शन हम ऑलरेडी पहले डिफाइन करके अपने सिस्टम में यानी कोडिंग में ही हम उनको स्टोर कर लेते हैं और फिर देन हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि मेरी लास्ट फ्राइडे की क्लास मिस हुई थी। जी अच्छा, फंक्शंस का बेसिकली ये मकसद होता है कि आप एक पैकेट बना देते हैं, उस पैकेट को बता देते हैं। पैकेट से मुराद एक साशे बना दिया आपने, और वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ है, प्रोग्रामिंग में कोई नंबर है, आप उसके साथ कोई 5-6 स्टेप्स करना चाहते हैं। फिर अब ये जो 5-6 स्टेप्स आपने इस नंबर के साथ किए हैं, अब आप कल को किसी और नंबर के साथ करना चाहते हैं, परसों किसी और नंबर के साथ करना चाहते हैं। तो आप कहती हैं कि भाई 5-6 स्टेप्स लिखने के बजाय मैं ऐसा करती हूँ कि एक फंक्शन बना लेती हूँ, ठीक है, उसके अंदर बस हर बार मैं नंबर जो सेंड कर रही हूँ वो डिफरेंट सेंड करूंगी, काम वही होगा जो उसने करना है, ठीक है। तो इसके अंदर अब यह है कि जो मेन फाइल जिसमें आप काम कर रही हैं उसके अंदर भी उसी टाइम फंक्शन बना सकती हैं, और फंक्शन को बना के पहले से किसी और फाइल में भी रख के अपनी मेन फाइल के अंदर इंपोर्ट कर सकती हैं। तो हमने फंक्शन उस दिन प्रैक्टिस किया था, उसको अभी हम दोबारा एक बना लेते हैं फंक्शन के। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाना है जो कि क्या करेगा, वो फंक्शन मुझे 2 नंबर्स में पास करूंगा, ठीक है, और मुझे उनकी एवरेज देगा, ठीक है। ये फंक्शन अभी हमने बनाना है। तो सबसे पहले फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास जो कीवर्ड होता है वो होता है DEF, यानी इसका मतलब है कि मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं अब फंक्शन डिफाइन करने लगा हूँ। उसके बाद हम अपने फंक्शन का नेम रखते हैं। नेम जो होता है ये वही नेम होता है जब मैं प्रोग्राम में फंक्शन को कॉल करूंगा या फंक्शन को यूज करना चाहूंगा तो मैं इसी नेम से यूज करूंगा। उसके बाद इस नेम के बाद ब्रैकेट्स होती हैं और कॉलन होता है, ठीक है। ये फंक्शन का बेसिक सिंटेक्स होता है। अब इसको मैंने बताना है कि मैं आपको दो वैल्यूज पास करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट में यहीं पर लिख दूंगा कि मैंने दो वैल्यूज पास करनी है। जैसे मैं लिख देता हूँ वैल्यू 1 और वैल्यू 2। तो मैंने अपने फंक्शन को बता दिया कि भाई आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी वैल्यू 1 और एक आएगी वैल्यू 2। आपने क्या करना है, जब आपके पास ये दो वैल्यूज आ जाएं आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, ठीक है, ये आपने ऐड कर देनी है दोनों वैल्यूज, और इसको आपने स्टोर कर देना। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है सम, ठीक है, उसके अंदर। उसके बाद आप क्या करें कि जब आपने एवरेज निकालनी है तो आप एक वेरिएबल बनाएं AVG, या फिर उसको हम लिख देते हैं पूरा नाम इसका एवरेज, एक वेरिएबल बनाएं, और यहाँ पर आप कर दें sum/2, यानी जो आपने यहाँ पर सम किया उसको 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि मैं 2 नंबर पास कर रहा हूँ। जब ये कर दे उसके बाद आप क्या करें कि एंड पर जाते जाते ये जो आपने एवरेज कैलकुलेट की है ये मुझे रिटर्न कर दें, मुझे इसकी वैल्यू देते जाएं। तो ये मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन कहीं छुपा हुआ है, ठीक है, मेरे पास नहीं है,
ठीक है, और मैंने एक अलग फाइल में रख दिया इसको, या मेरे मेन प्रोग्राम में भी है, और मैं बार बार ये एवरेज के लिए नहीं लिखना चाह रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि अपनी फाइल के अंदर सिर्फ इतना लिखूंगा, एवरेज जो फंक्शन का नाम था, और उसके अंदर जो मैंने दो नंबर पास करने, फॉर एग्जांपल मैं पास कर देता हूँ 10 और 16, तो मुझे ये इसकी एवरेज रिटर्न करेगा। लेकिन अब ये एवरेज तो रिटर्न हो गई, अब मैं या तो इसको प्रिंट कर दूं या किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, जिस वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ रिजल्ट, ठीक है। और इसके बाद मैं कर देता हूँ प्रिंट रिजल्ट। तो अब क्या होगा, जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास ये जो यहाँ पर दो वैल्यूज हुए हैं, ये क्या करेंगी, ये जो फंक्शन कॉल करेंगी, यानी ये एवरेज फंक्शन को कॉल करेंगी, ये दोनों वैल्यूज इस जगह पर आ जाएंगी। यहाँ पर 10 आ गया, आ जाएगा, यहाँ पर 16। और उसके बाद जो भी स्टेप्स हैं वो फॉलो होंगे, और जो भी रिटर्न वैल्यू थी वो रिटर्न हो जाएगी। वो रिटर्न वैल्यू जब आएगी, तो मैं इसको बता रहा हूँ कि वो जब रिटर्न वैल्यू आई है, जब ये चीज़ एग्जीक्यूट हो गई है, उसको आप स्टोर कर दो रिजल्ट के अंदर। वो रिजल्ट के अंदर स्टोर हुआ और मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अब ये जो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 है, ये प्लेस होल्डर्स हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर से मुराद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने वैल्यू 1 इज इक्वल टू 10 और वैल्यू 2 इज इक्वल टू 15 या 16 इसी तरह इसको वैल्यूज पास करनी है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है प्लेस होल्डर। इससे क्या फायदा होता है कि फॉर एग्जांपल आपको बस एक फंक्शन का नाम पता है, आपको ये नहीं पता कि उस फंक्शन के अंदर क्या पैरामीटर्स हैं, आपको जस्ट उसका नेम पता है, तो तब भी आप उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं अपनी किसी भी वैल्यूज के साथ। अब यहाँ तो मैंने वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिखा और इसको पास कर दिया, तो ये तो पास हो जाएगा, ठीक है। अब मैं मुझे नहीं पता कि फंक्शन के अंदर वैल्यू 1 या वैल्यू 2 लिखा हुआ है, तो मैं इसकी जगह क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी जगह num 1 और num 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जस्ट प्लेस होल्डर्स हैं, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, तो अभी भी ये फंक्शन सही रन होगा। इससे ये होगा कि मुझे नहीं भी पता कि बीच में इनका क्या नाम रखा था बनाने वाले ने, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अपने नाम से अपने वेरिएबल से उन चीज़ों को सेंड कर देता हूँ। तो फंक्शन बनाने का ये फायदा हुआ कि एक बार तो मैंने जैसे यहाँ पर वैल्यू रिटर्न कर ली नंबर 1 और नंबर 2 की। तो इस तरह फंक्शन बनाने से क्या होगा कि मुझे बार बार ये जो 3 4 स्टेप्स मैंने लिखे थे ये नहीं करने पड़ेंगे। अभी तो 3 4 स्टेप्स हैं, इसके बाद मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई और आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ फंक्शन के अंदर, कि मैं डिफरेंट वैल्यूज बारी बारी पास करके बार बार इसको रन कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो ऑल दो कोर्स से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जो स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस में आप एज अ ट्रेनर कर रहे हैं, और कुछ जो है वो एज अ सेक्शन लीडर कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे, मतलब कि इसमें किस तरह से आप वर्क कर रहे होते हैं। इस ईयर तो मैंने नहीं अप्लाई किया, अगर मैं नेक्स्ट ईयर अवेलेबल हुई तो इंशाल्लाह आई विल अप्लाई फॉर दिस। इसमें कुछ भी नहीं होता, बस आपको क्या होता है कि जब आप अप्लाई करती हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सेक्शन लीडर और एक होता है सेक्शन लीडर मेंटोर। तो मैं सिलेक्ट हुआ हूँ सेक्शन लीडर मेंटोर, कुछ लोग सिलेक्शन लीडर्स, सॉरी सेक्शन लीडर वो सिलेक्ट हुए हैं, सिर्फ सेक्शन लीडर यानी। तो उसमें क्या होता है कि जब सेक्शन लीडर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ना कुछ स्टूडेंट्स दे दिए जाते हैं, मतलब तकरीबन 9 to 10 आपको, या 8 to 10 स्टूडेंट्स होंगे। उनको आपने बस एक वीक में एक क्लास पढ़ानी है, और वो जो क्लास आपने पढ़ानी है वो आपको स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर दी जाती हैं उनकी तरफ से, और बहुत इजी होता है, मतलब ये सिंपल प्रोग्रामिंग होती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा इजी होती है। उनका अपना ही वो एक कैरल प्रोग्राम होता है, वो आपने पढ़ाना होता है, उसमें बस इजी से फंक्शंस होते हैं।
वो आपने पढ़ाना होता है, और वो आपको कोड भी प्रोवाइड कर देते हैं। और आई कोड गुरु पर हमारा एक अलग से ग्रुप बना हुआ है। वहाँ पर जब आपने जिस वीक की क्लास पढ़ानी है उससे पहले हम लोग सेक्शन भी कंडक्ट कर लेते हैं, यानी जिसको पहले से प्रोग्राम समझ आ रहा है वो संडे वाले दिन एक क्लास डिलीवर कर देता है, और वो बाकी सबको समझा देता है कि ये कोड है, ये ऐसे वर्क कर रहा है। इसलिए सब लोगों को वो कोड पहले से आ जाता है। वो आराम सुकून से, बगैर कुछ सीखे बगैर, अपना ज़्यादा टाइम लगाए बगैर, आराम से बस 1 घंटा एक वीक में देते हैं, और उनको 6 वीक बाद सेक्शन लीडर का सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है इंटरनेशनल लेवल पर भी। यानी वैसे सेक्शन लीडर्स का क्या काम होता है, लाइक वो फिर आगे यही कन्वे करते हैं? सेक्शन लीडर्स का काम यही होता है कि उनको जो स्टूडेंट्स मिले हैं ना, फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स मिले हैं, तो उन 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाना है उन्होंने, वो एक कोर्स दे दिया जाएगा। उस कोर हर वीक में बता दिया जाएगा इस वीक आपने ये प्रोग्राम पढ़ाना है। तो उसके अंदर कुछ टॉपिक्स होंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स या लूप्स। बस उस वीक में आपने वो 1 घंटे की क्लास देनी होगी, अगले वीक में फिर कोई और 1 घंटे की क्लास उन स्टूडेंट्स को देनी है। इसके अलावा अगर उन स्टूडेंट में से कोई अवेलेबल नहीं हुआ कि उस क्लास में, तो वो किसी और सेक्शन लीडर की क्लास भी ज्वाइन कर सकता है, मेकअप सेशन कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो सेक्शन लीडर इसको इसलिए कहते हैं कि एक सेक्शन मिल जाता है आपको। जैसे हम स्कूल में होते हैं ना, वहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, कुछ बच्चे सेक्शन ए में होते हैं, कुछ बी, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे सेक्शंस बन जाते हैं, किसी सेक्शन में 10 स्टूडेंट, किसी में 15, किसी में 20। तो उस सेक्शन जो आपको मिल रहा है, तो इस वजह से आप सेक्शन लीडर कहलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हम एज अ स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं? एज अ स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो एक सेल्फ पेस कोर्स होता है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ये कोड इन प्लेस की वेबसाइट है, ठीक है? तो इसमें अच्छा, इसमें कोड इन प्लेस की जब आप वेब ये लिंक ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पर अभी दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, अप्लाई एज अ स्टूडेंट और अप्लाई एज अ टीचर। ठीक है? तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और जब आप स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर भी अगर आपने मतलब, एक तो ये है कि प्रॉपर जब एप्लीकेशंस ओपन हुई थी तब आप स्टूडेंट के लिए अप्लाई करते हो और आप स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अभी आपने अप्लाई नहीं किया था और अभी आपको पता चला इसकी वर्क का कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है और ये सीवी पे एक नई चीज़ ऐड हो जाएगी, तो एक सेल्फ पेस कोर्स होता है, आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। और आईकोड गुरु पर इंकरेज यही किया जाता है कि आप एज अ सेक्शन लीडर ही अप्लाई करें, क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं पढ़ानी होती। आपको आईकोड गुरु पर ही पहले क्लासेस में सिखा दिया जाता है कि आपने क्या पढ़ाना है, और बिल्कुल इजी होता है, तो आप आराम से पढ़ा सकते हैं। जैसे अब ये मेरे पास सेक्शन लीडर का ये पोर्टल है। जो सेल्फ पेस कोर्स है वो क्या, लाइक अभी भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए क्या कोई फी होगी या वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है? वो भी आप ज्वाइन कर सकती हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं, फी वगैरह इनमें नहीं होती। ये जस्ट एज अ वॉलेंटियर एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब जैसे तो ये उसका भी सर्टिफिकेट होता है कि नहीं होता? जी, उसका भी सर्टिफिकेट मुझे हाईकोर्ट ग्रुप पर ही किसी ने बताया था कि वो होता है। इसी सेशन में किसी ने बताया था, मैंने उस बारे में सर्च नहीं किया। इसको हम अभी देख लेंगे। अच्छा, ये अब जैसे मैं बता जी। देता हूँ कि मैं मेंटोर हूँ, ठीक है? तो मेंटोर का क्या काम है कि उन्होंने क्या करना है, एक वीक में 4 स्टूडेंट्स को गाइड करना है, ठीक है? तो हमारे पास वैसे तो जो सेक्शन लीडर होते हैं उनके पास ना उनके सेक्शंस का टाइम आ जाता है कि आपने इस टाइम पढ़ाना है। हमारे पास ये टीच नाउ का फीचर आता है। तो क्या करना होता है कि एक वीक में, जैसे कल मैंने 4 सेक्शंस, आपने किसी रैंडम स्टूडेंट को आप ज्वाइन कर लेते हैं, वो किसी कोड पे वर्क कर रहे होते हैं, उनको कोई ना कोई मुश्किल फेस कर रहे होते हैं। और वो मुश्किल क्या होती है कि कल एक स्टूडेंट ने वाइल लूप की जगह बस इफ लिख दिया था, उसकी जगह उसने वाइल लिखना था। मैंने उसको बस बताया कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो एक बार कर रहे हो, आपने ये रेपिटेशन में करनी है। उसको समझ आ गई कि मैंने इफ की जगह वाइल लिखना है, और इतना सा मैंने उसको बताया और बस मेरा एक सेशन मार्क हो गया। दूसरे सेशन में मैंने ज्वाइन किया और आगे से रिस्पॉन्स ही नहीं आया और वो भी मार्क हो गया। और ये तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, ये बस ऐसे ही मैं सर्च के लिए अभी बटन क्लिक ही किया था। ये भी ड्यू टू इंटरनेट इंटरप्शन या पता नहीं क्या, ये भी खुद ही मार्क हो गया। यानी ये दो बस मैंने पढ़ाए हैं और ये 4 मेरे मार्क हो गए, और मुझे टोटल 40 मिनट्स लगे हैं। और आफ्टर 6 वीक्स मेरे पास एक सर्टिफिकेट होगा सेक्शन लीडर मेंटोर का।
ओके, दैट्स ग्रेट सर। प्लीज उसका अगर आप बता दें, क्योंकि कुछ जिस तरह मैंने भी, आई थिंक एक दो स्टूडेंट्स और भी हैं क्लास में जिन्होंने मतलब नहीं अप्लाई किया था। तो अगर हम अब अप्लाई करना चाहें ताकि हमें एटलीस्ट सर्टिफिकेट मिल जाए और हम अपनी सीवी में ऐड कर लें एक नाम। अच्छा, आप लोग सर्च करें ना, इसमें सेल्फ पेस वाला जो कोर्स होता है वो भी चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसको देख भी लेते हैं। ये सेल्फ गाइडेड कोर्स अभी ये चल रहा है, ठीक है, आप इस पर क्लिक करें। तो ये भी तो मेरा पोर्टल खुल गया है, लेकिन जब आप क्लिक करेंगे तो आपके कुछ स्टेप्स आ रहे होंगे कि आपने इसके लिए साइन अप करना होगा या जो भी। तो ये आपके पास कोर्स आ गया, ये आप अटेंड कर सकते हैं। सेल्फ पेस, सेल्फ गाइडेड है, ये सेल्फ पेस है वैसे। सेल्फ पेस कहते हैं इसको, ये सेल्फ पेस्ड कोर्स, क्योंकि ये आप अपने टाइम में जब मर्जी कर सकते हैं। तो ये भी अवेलेबल है यहाँ पर। ये वेबसाइट है codeinplace.stanford.edu। यहाँ पर मैं आया, एंटर कोड इन प्लेस पर क्लिक किया, और ये अपॉर्चुनिटीज़ में अभी ये चीज़ आ रही है, इस पर आप क्लिक करें। आपको साइन अप करना होगा और उसके बाद फिर आप ये कोर्स कर सकते हैं। और इसका सर्टिफिकेट जो होता है वो पता नहीं मिलता है या नहीं, ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। ये आप सर्च कर लें या चैट जीपीटी से पूछ लें कि इसका सर्टिफिकेट मिलता है या नहीं। सर मैं ऐड कुछ करूँ इसके बारे में थोड़ा सा। जी जी प्लीज़। जैसे जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो जैसा पेपर होता है, तो आप अगर सेल्फ केस पे ये करते भी है ना, तो आप डेली एक वीक के बाद अपना एक लिंक्डइन की पोस्ट बना लें कि मैंने ये कवर अप किया। और बाद में आप सीवी में ऐसे मेंशन करें कि मैंने सेल्फ बेस्ड लर्निंग की है बाय थ्रू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो उसका जो लिंक अगर प्रूफ के लिए पुट करना होगा, तो आप वो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल से पुट कर सकते हैं। तो ये ऑथेंटिक भी हो जाएगा एक तरह से। ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने किया है, बजाय कि आपने सर्टिफिकेट एक दिखाना हो कि आपने, जैसे आप कह रहे हैं कि एग्जैक्टली। सर्टिफिकेट ही जी जी। चाहिए। सर मेरा हाँ तो वो। सिर्फ ये है कि मुझे अपनी सीवी में एक इंटरनेशनल जो है हाँ जी। वो क्या कहते हैं, मैं अचीवमेंट जो है वो ऐड करनी है, क्योंकि मेरी सीवी जी में जी मैं समझ गया इंटरनेशनल हूँ आपकी एग्जाम है। बात। जी जी। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आप ये एक ऑथेंटिक वे बनाए ना कि आप एक वीक का कोर्स कर रहे हैं ना, जैसे कि एक वीक की लर्निंग करी है, उसकी एक वीक की एक लिंक्डइन पोस्ट बनाए डिटेल में। और जो जो सीखा या जो जो कर लिया है बाय टास्क या असाइनमेंट, वो ओके। उसमें पोस्ट में लिखें। और जो थंबनेल या पिक्चर होती है वो भी पुट कर दें। फिर बाद में उसका यूआरएल कॉपी करके ना आप अपनी सीवी में ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही वो प्योर ऑथेंटिक हो जाएगा, ऑर्गेनिक वे में चला जाएगा ये। ओके, थैंक यू सो मच। यानी आप अपनी सीवी में लिखें कि आपने सेल्फ गाइडेड कोर्स किया है, और वहां पर लिंक डाल दें अपनी लिंक्डइन पोस्ट का जो आपने पोस्ट की हुई होगी। साथ साथ थोड़ी यस यस। स्क्रीनशॉट भी लेती रहें, वो लिंक्डइन पोस्ट में स्क्रीनशॉट्स अटैच कर दें। जी जी ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच सर, मैंने कर भी लिया साइन इन, नाउ आई विल इंशाल्लाह डू। ही चलें, ग्रेट। ओके। अगर हमारे सेशन की वजह से एक और बंदे की सीवी में कुछ ऐड हो रहा है तो दैट्स वेरी ग्रेट। और आपको मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर डेब्यू ऑफ आइल्स सेशन ऑन आईकोड। Sir, thank you so much, sir. Today is my first class, and that's amazing. ओके, Hope बस। so. जी जी, आप इसी Do तरह best. कंटिन्यू रहें इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन में। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कोप क्या चीज़ होती है। स्कोप यही होता है कि हम जो डिफरेंट वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं, तो कुछ वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर होते हैं किसी, और कुछ जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो हम अब ओवरऑल एक प्रोग्राम में ऐड कर रहे होते हैं। तो जब हम ओवरऑल कोई वेरिएबल ऐड करते हैं तो इसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और कोई किसी फंक्शन के अंदर हमने ऐड किया तो उसको हम कहेंगे लोकल वेरिएबल। तो मैं देखता हूँ इसको स्क्रॉल करके इसमें। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं इसको रीड करने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि मेन बस कॉन्सेप्ट यही पता होना चाहिए कि एक ग्लोबल वेरिएबल होता है और एक एक जो होता है वो लोकल वेरिएबल होता है। तो हम इसको रीड करें या हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर जाएं।
रीड जैसे करने से बेटर है कि हम कोई उस पे एग्जाम्पल कर लें, अगला जी टॉपिक बेशक सही। करके दोनों को मर्ज करके। अच्छा, इस पे एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं है एज इट इज़। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अम, अब हमारे पास एक जो पाइथन में क्या होता है, एक मेन फंक्शन होता है। ठीक है, और उस मेन फंक्शन के अंदर हम अपना मेन प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, जो भी हमारा प्रोग्राम होता है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ फंक्शंस होते हैं जो उसके अलावा हम डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो तो इस फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो वो वेरिएबल होगा लोकल। ठीक है, जो मैंने इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है। और कोई वेरिएबल अगर मैं यहाँ डिक्लेयर करूंगा मेन के अंदर, ठीक है, और मेन के अंदर ही मैं फंक्शन कॉलिंग भी कर रहा हूँ। ठीक है, मेन में मेरा मेन प्रोग्राम रन हो रहा है, तो यहाँ पर जो मैं अपना वेरिएबल करूंगा डिक्लेयर वो होगा ग्लोबल वेरिएबल। और हम ऐसा करते हैं कि इसको सिलेक्ट करते हैं और हम जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हम जाते हैं अपने असिस्टेंट के पास और उसको बोलते हैं प्लीज समराइज दिस इन 8 to 10 लाइन्स। ठीक हो गया। तो ये चीज़ हम पहले कवर कर चुके हैं अपने फर्स्ट या सेकंड सेशन में, हमने कवर की थी। इसको रीड कर देते हैं। क्या समरी है कि जब हम कोई प्रोग्राम राइट करते हैं जिसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उन फंक्शंस में ना सेम वेरिएबल नेम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैसेज वेरिएबल है जो एक फंक्शन में भी है फिर उसके बाद दूसरे में भी है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन हो सकती है, हो जाती है इस वजह से मतलब उस मैसेज की वैल्यू क्या होगी, जो पहले में है फंक्शन में वो होगी या दूसरे में होगी या तीसरे में होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या चीज आई, स्कोप। स्कोप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, जो वेरिएबल की विजिबिलिटी फंक्शन तक डिफाइन कर देता है। ठीक है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होती। एक फंक्शन का वेरिएबल है वो उसके अंदर ही रहेगा, दूसरे फंक्शन का वेरिएबल है वो उसके अंदर ही रहेगा। जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर होता है उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं, और वो फंक्शन के अंदर आते हैं और आउट ऑफ स्कोप चले जाते हैं एज नीडेड। कैसे जब जाते हैं, जैसे मैंने कोई पैरामीटर उसको पास किया, उसने कोई एग्जीक्यूशन की और मैंने उसको रिटर्न कर दिया। जब मैंने उसको रिटर्न कर दिया तो उसकी जो वैल्यू फंक्शन की आ जाएगी। ठीक है, और वो जो वेरिएबल था वो फंक्शन की लाइफ जैसे ही खत्म होगी तो वो वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा। स्कोप क्या करता है कि आप वेरिएबल नेम्स को रीयूज कर सकते हैं अक्रॉस फंक्शंस। यानी एक फंक्शन के अंदर आपने मैसेज बनाया तो स्कोप आपको अलाउ करेगा कि ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी और आप दूसरे फंक्शन में भी एक मैसेज बना सकते हैं। ठीक है, और फंक्शन की सिक्योरिटी भी बढ़ गई इससे। एक फंक्शन का जो वेरिएबल है वो दूसरे को पता नहीं चलेगा। ठीक है, आपस में शेयर नहीं होगी इन्फॉर्मेशन। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जो फंक्शन के बाहर डिफाइन होते हैं हमारी मेन बॉडी के अंदर। ठीक है, और ये हर स्कोप में रहते हैं। यानी अब ये फंक्शन वन कॉल करूंगा और मेरा ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन वन को भी पता होगा उसकी क्या वैल्यू है, फंक्शन टू को भी पता होगा, थ्री को भी पता होगा, सबको पता होगी उसकी क्या वैल्यू है। स्टे इन स्कोप, ओके, एवरीवेयर बट आर डिस्करेज बिकॉज दे कॉज मैसी एरर प्रोन कोड। अच्छा, डिस्करेज क्यों किए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बना दिया अपना मेन वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। अब फंक्शन में फॉर एग्जांपल मैंने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया अपना वेरिएबल वन के नाम से। अब गलती से मैं फंक्शन में फिर दोबारा से वेरिएबल वन इज इक्वल टू समथिंग कर देता हूँ तो इससे थोड़ी सी कंफ्यूजन बन रही होगी। तो हम ग्लोबल वेरिएबल्स को अवॉइड ही कर रहे होते हैं ताकि कंफ्यूजन बने ही ना। ठीक है, द ओनली यूज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज फॉर ग्लोबल कांस्टेंट, कि हम कोई वैल्यू कांस्टेंट रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू मैं चाहता हूँ 9.8 ही रहे, इसको मैं कभी चेंज ना करूँ। पाए की वैल्यू मैं चाहता हूँ कि 3.17 रहे, वो कभी चेंज ना हो। तो इस तरह पाए, ग्रेविटी और भी कोई हमारे पास वैल्यूज हैं जो हम फंक्शन जो हम अपने प्रोग्राम में कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो उनको हम इस तरह लिख देते हैं। कांस्टेंट करते हुए बस हम क्या करते हैं कि जो सारे लेटर्स होते हैं उनको कैपिटल लिख देते हैं। कैपिटल लिखने से ये होता है कि जब कोई हमारा प्रोग्राम देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये कांस्टेंट है, इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी या कोई पंगा नहीं करना, इसकी वैल्यू ऐसे ही मैंने रहने देनी है। और ये फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं यू थ्रू आउट द प्रोग्राम, और इनको कैपिटल लेटर से हम नेम कर देते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। पैरामीटर्स, पैरामीटर्स को भी हमने अच्छे से देख लिया है काफ़ी डिटेल में। पैरामीटर्स वही चीज़ होती है जो हम फंक्शन की ब्रैकेट्स में डिफाइन कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ नंबर डिफाइन है। तो इस डॉक्यूमेंट में वो बताएंगे कि पैरामीटर्स जो होते हैं उनकी क्या सारी चीज़ें हैं, क्या उनसे रिलेटेड हम क्या पास कर सकते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, ईटीसी, और उनके साथ हम क्या फंक्शनैलिटी सारी कर सकते हैं। तो इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्वेस्ट में ज़्यादातर यही लिखा होता है कि आजकल ये प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से ये चीज़ ईजाद हुई। पैरामीटर्स को हम चूज करते हैं। तो जब हम फंक्शन लिखते हैं तो हम देख सोचते हैं फंक्शन करेगा क्या, किस चीज़ के साथ करेगा, जिस चीज़ के साथ करेगा वो पैरामीटर होता है। जब हम उसको पास करते हैं वो एज अ आर्गुमेंट पास होता है। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है इज इवन, ठीक है। अब मैं इसको कोई ना कोई इंटीजर पास करूंगा ना चेक करने के लिए कि वो इवन है या ऑड है, ठीक है। तो इस फंक्शन का जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, कोई ना कोई इंटीजर होगा। तो मुझे क्या पता चल गया कि एक नंबर होगा, और बस मैंने फंक्शन में बताना है वो कोई ऐसा वे बनाना है, कोई ऐसी चीज बनानी है कि मैं बता सकूं ये इवन है या ये ऑड है। और फिर उसके बाद मैं रिटर्न कर दूं उस फंक्शन के एंड में कि जो भी है वो या ऑड है या इवन है, बस एंड पर रिटर्न कर दो। तो क्या होता है हमारे पास, मैं पाइथन में अच्छा ये बता रहा है कि ये बिल्ट इन फीचर्स हमारे पास यूज कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बिल्ट इन फीचर्स यूज करने के बजाय हम अपना कोड लिखेंगे। इसको करके देख भी लेते हैं ये वाला फंक्शन लिख के कि ये कैसे लिखते हैं। तो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं विदाउट बिल्ट इन कोड। अच्छा, हमारा फंक्शन है इज इवन, जो कि चेक करता है कि हमने जो नंबर प्रोवाइड किया वो इवन है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पैरामीटर क्या देंगे, कोई ना कोई नंबर, ठीक है। अब अगर मैंने इस नंबर को चेक करना है कि वो इवन है या नहीं, तो उसका आसान तरीका ये है कि जब मैं उसको 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 0 आना चाहिए, रिमाइंडर, ठीक है। यानी अगर मेरे पास 6 है, 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया, कोशेंट आया 3, ठीक है, और रिमाइंडर आया 0, तो इसका मतलब 6 क्या है, इवन। 7 जबकि ऑड है, इसको मैंने जब 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, रिमाइंडर मेरे पास आया 1 जो कि ऑड है। तो इसका मतलब 2 से जब मैं डिवाइड करूं 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो इवन है। और 0 के अलावा कुछ भी अगर आ रहा है, ठीक है, कुछ भी आने का मुराद ये है कि 1 ही आएगा, क्योंकि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो या 0 आएगा या 1 आएगा, इससे इससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं आएगा, 2 रिमाइंडर नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस या 0 आएगा या 1 अगर 0 आ रहा है तो वो इवन है, अगर 0 के अलावा कुछ आ रहा है तो ये ऑड है। तो ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर चेक करने के लिए मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि नंबर का मॉडुलस करो आप 2 से, और वो इक्वल आना चाहिए 0 के, ठीक है। और इसको मैं बना देता हूं एक कंडीशन कि इफ नंबर का जब आपने 2 से मॉडुलस किया तो जो रिमाइंडर मॉडुलस से रिमाइंडर आया वो 0 के इक्वल है, तो आप रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, अम, या फिर आप प्रिंट कर दो बल्कि, नंबर इज इवन, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन में आप क्या करो कि अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो आप प्रिंट कर दो, नंबर इज ऑड। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने इस फंक्शन को थोड़ा यूज करके देखते हैं। इज इवन, इसको मैं वैल्यू पास करता हूँ 5, चेक करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है नंबर इज ऑड। इसको मैं वैल्यू पास करता हूँ 9, तो मेरे पास आ जाता है नंबर इज ऑड। इसको मैं कोई और वैल्यू पास करता हूँ यहाँ पर 12, 6, तो मेरे पास आता है नंबर इज इवन। तो इन्होंने भी इसी तरह किया है, रिटर्न ट्रू और फॉल्स कर दिया इन्होंने। तो रिटर्न ट्रू या फॉल्स करने से ये वाली कंडीशन फिर प्रिंट में भी लग सकती है कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट ना यूज करें, सिर्फ रिटर्न या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके और यहाँ पे फिर फर्दर उसको चेक करके प्रिंट कर दें, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि डायरेक्ट प्रिंट ना हो। आर्गुमेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है,
लेस प्रेसिडेंट के यूजर ने 5 इनपुट दिया, तो हमारे पास क्या होगा, 5 जाएगा और वो चेक करेगा। और पैरामीटर टॉप पे जाएगा। ये बहुत लंबा इन्होंने बताया हुआ है सारी किस किस तरह से ये मेमोरी एलोकेशन हो रही है। और एंड पर ये प्रिंट कर देगा 5 ऑड है या नहीं। तो बस उसके बाद हमने क्या लर्न किया कि पैरामीटर्स जो होते हैं ये इंफॉर्मेशन पास करने के लिए होते हैं, और ये आउट ऑफ स्कोप नहीं जाते, उस फंक्शन के अंदर ही रहते हैं, जस्ट प्लेस होल्डर्स की तरह होते हैं। और ये जनरलाइज कर देते हैं मैनी इनपुट्स के लिए हमारे कोड को। मल्टीपल पैरामीटर्स भी हम पास कर सकते हैं, एक के बजाय ढेर सारे, वो भी हमने करके देखा है पहले जब हमने एवरेज निकाली थी। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहे हैं, इसके पैरामीटर्स के आगे कुछ और चीज़ें भी बताई हैं, ये भी देख लेते हैं कि स्ट्रिंग या फ्लोट भी पास कर सकते हैं। और type of function try to write this is we want your function to work for multiple types but it can lead to error user call your function normal that have type your function was not designed for example हमने अब यहाँ पर इज इवन फंक्शन बनाया और उसके अंदर कोई नंबर पास होता है, और हम भाईजान हमारे जो हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर कोई करेक्टर पास कर देते हैं या कोई इंग्लिश का अल्फाबेट पास कर देते हैं या कोई स्ट्रिंग पास कर देते हैं। तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने उस वो जब हम उसको डिवाइड करेगा 2 से तो वो एरर आ जाएगा कि स्ट्रिंग तो भाई 2 से डिवाइड ही नहीं होता, आप क्या करना चाह रहे हो। और अच्छा, पैरामीटर्स जो हैं सीक ऑर्डर उनका मैटर करता है, जैसे पहले जो एस लिखा हुआ है तो वो पहले एस ही आएगा उसके अंदर, और दूसरी बार एन लिखा हुआ है तो जब दूसरा जो नंबर यहाँ लिखा होगा वो एज पर ऑर्डर चलेगा, ठीक है। अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर s इज इक्वल टू सी डी मैंने इस लाइन के अंदर ही लिख दिया, और n इज इक्वल टू 4। तो अगर मेरा यूजर खाली इस जगह पे s की जगह पे कोई वैल्यू पास करे ना, फॉर एग्जांपल वो पास करे वेलकम और कोमा डाल के कुछ भी ना लिखे, तो ऑटोमेटिकली n की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर वो कोमा डाल के कुछ और लिखेगा तो वो आ जाएगा, अगर वो नहीं लिखता तो क्या हो जाएगा कि ये n की वैल्यू ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगी। और वो ऑटोमेटिकली मैच कर देता है कि अगर वो स्ट्रिंग एंटर करेगा उसको एस से मैच कर देगा, अगर वो नंबर एंटर करेगा सिंगल आर्गुमेंट तो वो उसको एन से मैच कर देगा। यहाँ पर फिर वो ऑर्डर की ही बात की गई है, तो डिक्लेयर करते हुए भी जो ऑर्डर होता है वो मैटर कर रहा होता है, ठीक है। ऑल डिफॉल्ट वैल्यूज मस्ट कम आफ्टर नॉर्मल पैरामीटर्स। जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं हमारे पास वो नॉर्मल पैरामीटर के बाद आनी चाहिए, अदरवाइज आपको एरर आ जाएगा। उसके बाद हमने रिटर्न और प्रिंट स्टेटमेंट को भी डिस्कस किया है कि जो प्रिंट स्टेटमेंट होती है, जहां पर हमने देखा कि पहले रिटर्न स्टेटमेंट थी तो वो बस उसको रिटर्न कर रहा था वैल्यू को, उसको स्क्रीन पर प्रिंट नहीं कर रहा था। जब मैंने प्रिंट लिखा तो उसने उसको स्क्रीन पर भी प्रिंट कर दिया। तो ज्यादातर फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट होता है, लेकिन रिटर्न क्या करता है कि उस जगह पे फंक्शन को खत्म भी कर देता है, उससे आगे रन नहीं करता। प्रिंट में क्या होगा कि उस जगह खत्म नहीं होगा, उसके आगे भी फंक्शन रन होता रहेगा, ठीक है। ह्यूज डिफरेंस उनके अंदर उन्होंने बताया है कि प्रिंटिंग है वैल्यू और रिटर्निंग इट का ही फंक्शन है। और इसमें मेरे ख्याल से कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, हम रिटर्न के आगे भी जो है ना वैल्यूज लिख सकते हैं, जैसे 100 मीटर्स रिटर्न, ये देखें जहाँ पर रिटर्न के आगे मैंने 100 × यानी कोई एक्सप्रेशन भी मैं इसके आगे लिख सकता हूँ और उसको कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। फंक्शन ऑलवेज रिटर्न, अगर मैंने रिटर्न नहीं भी लिखा तो भी फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता ही है, और वो जो रिटर्न करता है उसको हम बोलते हैं नन, कि उसने नन रिटर्न कर दिया। मल्टीपल रिटर्न्स भी हम ऐड कर सकते हैं अपने फंक्शन के अंदर, लेकिन जैसे ही पहली वाले रिटर्न पे वो पहुंचेगा तो कोड खत्म हो जाएगा। यानी इफ कंडीशन के अंदर मैंने एक रिटर्न लगा दिया, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पर वो पहुंचेगा ही नहीं, बल्कि इस जगह पर आएगा और इसको रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 नंबर पास हो रहे हैं, चेक कर रहे हैं नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 तो नंबर 1 को रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये चीज़ रन नहीं होगी और नंबर 2 को रिटर्न कर देगा। तो इस फंक्शन इसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि कंपैरिजन करता है 2 नंबर्स का, ठीक है। तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं
कंपैरेटर। और इसको हम, बल्कि इसको छोटा नाम रखते हैं, COMP। और इसको हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज पास कर देते हैं, num1 और num2। अब इसके अंदर एक कंडीशन लगा दी, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, तो आप क्या करें, रिटर्न num1। अदरवाइज, इफ को अगर आपने रन नहीं किया तो आप कर दें num2। यानी वैसे तो हम क्या करते हैं, इफ के बाद हमें एल्स लिखना पड़ता है, लेकिन जब हम रिटर्न यूज करें तो हमने यहाँ पर एल्स नहीं लिखा। तो आप में से कुछ मुझे बताना चाहेगा कि यहाँ पर हमें एल्स लिखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही। क्योंकि सर हमने फंक्शन उसका बना लिया हुआ है ना। ठीक है। और मल्टीप्लाई। मतलब वैसे तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कोई, अगर यहाँ पर अब जैसे मैंने इसको रन किया है तो यहाँ पर मेरे पास अब वैल्यू आ गई है 10 के, 10 बड़ा है, ठीक है। तो वैसे तो मैं क्या करता हूँ कि जो जब नॉर्मल मैं कोड लिखता हूँ, ठीक है, तो मैं इस तरह लिखता हूँ कि इफ num इज ग्रेटर देन 2, प्रिंट num1, और else प्रिंट num2। नॉर्मली मैं अपना कोड जो होता है वो इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ये 16 कहाँ से लेकर आ गया, लेकिन यहाँ पर मुझे एल्स नहीं लिखना पड़ रहा। तो ये मुझे आप बता सकते हैं कि यहाँ पर मुझे एल्स क्यों नहीं लिखना पड़ रहा और यहाँ पर क्यों लिखना पड़ रहा है। क्योंकि सर हम रिटर्न लिख रहे हैं और उसके बाद वहां पे एंड हो रहा है। यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास रिटर्न हम यूज कर रहे हैं। रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा कि जब इस रिटर्न पर पहुंचेगा तो खुद ब खुद ही यहाँ फंक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसको यहाँ पर वो लेकर ही नहीं आएगा, ठीक है। और एल्स हम इसीलिए लिखते हैं कि अगर ये चीज़ रन हो गई है तो ये चीज़ रन नहीं करो, बस ये रन हो गई है तो बस यहाँ खत्म कर दो इस चीज़ को, ये जो सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं। जबकि फंक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर रिटर्न पर वो ऑटोमेटिकली उसको खत्म कर रहा है, हमें उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये चीज़ रन नहीं होगी तो फिर वो ये वाला रिटर्न रन कर देगा, इसलिए हमें यहाँ पर एल्स की जरूरत नहीं पड़ रही। अब यहाँ पर इन्होंने एक और फंक्शन डिफाइन किया है, डिविजिबल। डिविजिबल फंक्शन क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि ये डिविजिबल है या नहीं। तो ये मल्टीपल जो चीज़ें उनको रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि पहले वाले को ही रिटर्न कर देगा। यही चीज़ उन्होंने बताने की यहाँ पर कोशिश की हुई है। आपके कोड में कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन बगी कोड हो जाएगा, मतलब फॉल्टी कोड हो जाएगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं फंक्शन डिकम्पोजिशन, ये क्या चीज़ है। अच्छा, हमारा जो अभी पूरा वीक रहता है, अभी फर्स्ट डे है, और हमने इसका फंक्शंस के हम एंड पर पहुंच गए हैं, कंटेनर्स भी हमने कवर कर लिए हैं, और आगे कोई इतनी खास चीज़ नहीं है हमारे पास, बस टिप्स एंड ट्रिक्स ही हैं कि मेमोरी की क्या चीज़ होती है, और गाइड है कि पाइथन की क्या जनरल टिप्स होती हैं। तो आज हमने काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया है। तो इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर हम फिर बाकी जो हमारा वीक है तो इसमें प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। और एक मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक पाइथन करने के बाद, लाइक नाउ आई हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन, तब मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए? अब क्योंकि आप, मैं तो केमिस्ट्री की जी, ही फील्ड को आगे लेके जाना चाह रही हूँ और मेरा बैकग्राउंड केमिस्ट्री का है, तो इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? इसमें यह है कि आपको भी हैकाथॉन्स ज्वाइन करने चाहिए। हैकाथॉन्स में जब आप जाएं तो वहाँ पर आप टीम लीड बने, ठीक है, अपने साथ मेंबर्स पकड़ें, और जो हैकाथॉन में आप प्रोजेक्ट बनाएं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हों।
इस तरह क्या होगा कि आपकी सीवी में वेरियस प्रोजेक्ट्स ऐड हो जाएंगे कि आपने केमिस्ट्री के वेरियस ये प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसके अंदर आपने एआई को, मशीन लर्निंग को यूज़ किया है। और उसके अलावा आप डीएसए और लीड कोड के सेशंस को ज्वाइन करें, जिससे अब आपको बेसिक प्रोग्रामिंग तो आ गई है लेकिन आपकी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई। जो एनालिटिकल थिंकिंग से मेरा मुराद ये है कि कोई आपके पास कोई प्रॉब्लम है जो वर्ड्स की फॉर्म में लिखी हुई है, तो वो वाली जो थिंकिंग होती है ना, उस वर्ड्स की प्रॉब्लम को ट्रांसलेट करना और उसका कोई ना कोई एल्गोरिदम सोचना कि इसको मैं कैसे टैकल करूंगी, वो फिर आप डीएसए और लीड कोड से सीखती हैं कि उस डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट नंबर्स को आपने अरेंज करना है, उस किसके लिए आप सेट को यूज करेंगी, किसके लिए आप टपल को यूज करेंगी, किसके लिए आप स्टैक को यूज करेंगी, किसके लिए आप अरे को यूज करेंगी, तो ये आप डीएसए में सीखेंगी। यानी हमारी इस कोर्स की इम्प्लीमेंटेशन हम लीड कोर्स और डीएसए में हो जाएगी। अच्छा सर, टीम मैंने ऑलरेडी एक हैकाथॉन की टीम मेंबर हूँ मैं, आई एम नॉट अ टीम लीडर। तो इसमें लाइक टीम लीडर को एक कोई स्पेशल एज मिलता है, या अगर इन केस हम वो हैकाथॉन विन कर जाते हैं तो उसमें भी मतलब सारे पार्टिसिपेंट इक्वल नहीं होते, या टीम लीडर का एक क्योंकि दैट्स माय फर्स्ट हैकाथॉन और मुझे पता ही नहीं था कि हैकाथॉन को कैसे ज्वाइन करना है क्या नहीं करना, बट अब मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो इसको अगर थोड़ा आप एलेबोरेट कर दें। अच्छा, इसमें सीवी में जो आपने मेंशन किया है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे अब आप एक चीज मेंशन करें हैकाथॉन विनर, ठीक है, और उसके डिस्क्रिप्शन में लिखें कि आपने एक हैकाथॉन ज्वाइन किया एज अ टीम मेंबर और आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया और उस प्रोजेक्ट में काम करने के बाद आपने वो हैकाथॉन विन कर लिया, और दूसरी तरफ आपकी सीवी में लिखा हुआ है कि आप जो आपने हैकाथॉन विन किया उसके अंदर आप टीम लीड थी, तो उसका इम्पैक्ट इस तरह से पड़ेगा कि आपने एक ग्रुप को लीड किया, सारा कुछ प्रोजेक्ट भी आपका था, सारा आइडिया भी आपका था, सारी प्रोग्रामिंग भी आपकी थी, आपने बस 3-4 लोगों में टास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया है। जबकि दूसरी सिचुएशन में ये होगा जब आप टीम लीड नहीं है, टीम मेंबर हैं, तो उसमें जो सीवी में दूसरा बंदा जो पढ़ने वाला है उसको ये पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट आइडिया भी किसी और का था और उसने प्रोग्रामिंग भी सारी उसने की है। आपको बस उसने कोई एक टास्क दिया है, जैसे प्रेजेंटेशन बना दो या कोई एक स्पेसिफिक कोड लिख के ले आओ, तो उससे फिर डिफरेंट इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। ओके, लाइक सर देखिए ना, अब मेरा ये है कि ऑल्दो इसमें हैकाथॉन में आइडिया तो मेरे आइडिया पे ही काम हो रहा है कि आई कैन जनरेट आइडियाज, और मतलब मैं कोडिंग नहीं उसकी कर सकती उस तरह से, लाइक पूरी एप्लीकेशन नहीं मैं बना सकती और ये सारी चीजें। वो तो ऑफ कोर्स मुझे साथ कोई सॉफ्टवेयर या आईटी या कंप्यूटर साइंस के साथ टीम में लोगों को मिलाना पड़ेगा। जी जी। तो ऐसे ही होता है, जो हमारे जो आईटी के सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं या कोई बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके जो सीईओ होते हैं वो उन्होंने बिजनेस पढ़ा होता है, उन्होंने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी होती, तो उनके नीचे वो मैनेजर्स होते हैं, फिर उनके नीचे लोग होते हैं जो आईटी स्पेशलिस्ट होते हैं जो काम करते हैं। तो टीम लीड के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग आती हो या आपको एआई आती हो या आपको एल्गोरिदम्स आते हो। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास आइडिया हो और आपको पता हो कि आपने इस आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करना है, और आपको डिस्ट्रीब्यूशन करनी आए लोगों में और उनसे काम निकालना है। अब होता क्या है, जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने कुछ हैकाथॉन्स ज्वाइन किया एज ए टीम लीड, तो काम करवाना एक बहुत बड़ी स्किल है कि आपने जब दूसरे बंदे को बताया वो लेजी वे में बस थोड़ा बहुत जितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी उस तरह वो काम कर रहा होगा, और अल्टीमेटली आपके पास सबमिशन के लिए कोई चीज़ होगी ही नहीं या उस बंदे से स्पेसिफिकली चीज़ नहीं होगी। तो वो एक पूरा बर्डन होता है टीम लीड के ऊपर कि उसने पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके ज्वाइन करना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि टीम लीड को प्रोग्रामिंग आती हो या एआई आती हो, उसके पास एक प्रोजेक्ट आइडिया होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट आइडिया जो है इसको मैंने एग्जीक्यूट कैसे करना है। और उसकी एग्जीक्यूशन वो चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स जो हैं उससे हो। अब फॉर एग्जांपल आपका एक आइडिया है केमिस्ट्री से रिलेटेड और आप चाहती हैं कि एक चैटबॉट बन जाए जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है हमारे हमें आंसर से, तो आइडिया आपका होगा, ठीक है। अब आप एक बंदे को टास्क कर देंगे कि आप डॉक्यूमेंट्स ढूंढ के लेके आओ जो इसके अंदर हम रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेटिव के लिहाज से इसको फीड करेंगे। दूसरे बंदे को आप कहती हैं कि इसके अंदर रैग का मॉड्यूल मुझे सारा बना के दो प्रोग्रामिंग के जरिए। उसने खुद कुछ नहीं करना, जेन एआई के कोर्सेज इधर चल रहे होते हैं आईकोड गुरु पर भी, उसने भी चैट जीपीटी को बोलना है कि भाई मेरे पास कुछ पीडीएफ फाइल्स हैं और मुझे एक फलाना एलएलएम मॉडल यूज करके, जेमिनी यूज करके या लामा यूज करके कोड लिख के दे दो,
और उसके अंदर ये वाला एपीआई इंक्लूड कर दो कि वो इस पीडीएफ की रैग जनरेशन करके और मुझे उस प्रॉम्प्ट्स का आंसर देता रहे। लेकिन उसको ये थोड़ा बहुत एरर शेरर्स अगर आए तो वो उनको हैंडल कर लेगा। मतलब इतना नॉलेज नहीं होता उनको भी, जो सीएस ग्रेजुएट्स भी होते हैं वो भी बस मतलब उनको भी इतना नॉलेज नहीं होता। जो प्रैक्टिकल फील्ड में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने मैथ्स पढ़ी है, लेकिन वो मैथ्स का ग्रेजुएट होने के बाद उसने मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स पे काम किया, और काम करने के बाद उसने डिफरेंट एल्गोरिदम्स सीखे, और उसको पता है कि कैसे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स चलते हैं, इनके पीछे क्या सारे मतलब वो रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन और बेसिस और क्या सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी तरफ एक बंदा बीएससीएस ग्रेजुएट है, और ग्रेजुएट पढ़ाई के दौरान ही उसने सोचा डिजिटल मार्केटिंग सीख लेता हूँ, और उसने एड्स क्लिकिंग स्टार्ट कर दी। तो अब आप खुद ही सोच लें कि इस डिग्री में इतना उससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। ओके सर, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हैकाथॉन में मैं टीम लीड करूंगी बना के, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मुझे सर। मुझे एज अ मेंबर रख आपको लीजिए। भी। जी सर श्योर क्योंकि आपको कोडिंग आती है, मैं यही सोच रही थी। लाइक हमारा आई विश कि हम विन कर जाएं इसका। कोई प्राइस भी है इस हैकाथॉन का। लाइक ये जर्मनी या आई थिंक यूरोप वाली मतलब साइट पे है जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इसके। तो देन आई विल शेयर माय आइडिया। आइडिया तो मजे का, लेट्स सी के क्या होता है। ठीक है। कोडिंग आजकल मतलब खुद नहीं करनी होती बंदे ने, चैट जीपीटी से ही करानी होती है। जी सर, वो तो मैंने क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सारी मैंने करके देनी थी, तो मैंने वो सारा चैट जीपीटी से अपने आइडिया के लिए कौन कौन से कोडिंग सॉफ्टवेयर यूज करने हैं या कौन कौन से चीजें यूज करनी है, वो सारी कोडिंग मैंने करवा के दी है। वो लोग इसको लाइक इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन कन्वर्ट कर रहे हैं, बाकी जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारी टीम में। ठीक है, चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आइडिया एंड योर हैकाथॉन। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं कि फंक्शन डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो आज की क्लास क्या बहुत ज़्यादा बोरिंग चल रही है, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स थे काफ़ी, 8 to 10 पार्टिसिपेंट्स थे, और अब तो कोई बचा ही नहीं है, बस 3 रह गए। हम ना लाइक वो कर रहे होते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चन बना के। मुझे लगता है उसमें फिर ज्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे होते हैं और उसमें थोड़ी लर्निंग भी ज्यादा हो जाती है। इस तरह मतलब सब फील कर रहे होंगे कि हम खुद भी तो पढ़ सकते हैं टेक्स्ट बुक से। माइट बी, दैट्स माय सजेशन। जी, लेकिन इसमें प्रोग्राम्स तो मैंने बनाए हैं जितने बना सकता था। इसमें असल में ये डाटा ज़्यादा है ना रीड करने का, तो इसलिए इसमें टाइम टेकिंग है। अगर मतलब हम हर चीज़ का प्रोग्राम बनाने लगें तो ये तो कवर मुश्किल से ही हो। ठीक है, इसको फिर हम नेक्स्ट सेशन में ही देखते हैं फर्दर। हमारे 2 टॉपिक्स फंक्शंस के रह गए हैं, फिर हम बाकी चीज़ें देखेंगे। और इसके अलावा अगर पार्टिसिपेंट्स की ने कुछ और टॉपिक कवर करना हुआ, जैसे क्लासेस का कॉन्सेप्ट अगर देखना हुआ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो वो भी हम थोड़ा बहुत टच कर सकते हैं रिमेनिंग डेज में। ओके। या कोई और टॉपिक भी टच कर सकते हैं जो हमने कवर नहीं किया अब तक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज।